नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में कब बनता है, क्या क्या उसकी टर्म कंडीशन है, और यदि यह राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा है लेकिन फिर भी आपको उसका शुभ फल नहीं प्राप्त होता है तो वीडियो के एंड में मैं आपको उपाय जरूर बताऊंगी। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, पिछले मैंने वीडियो में पंच महापुरुष राजयोग के बारे में पूरी जानकारी दे चुकी हूं। यदि आपकी कुंडली में वह राजयोग बन रहा है तो जरूर देखिए वह वीडियो, ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन का ज्ञान हो सके। अब गज केसरी राजयोग के नाम से ही पता चलता है कि गज का मतलब होता है हाथी और केसरी का मतलब होता है सोना या फिर सिंह, अर्थात मतलब शेर जैसी शक्ति उस जातक में आ जाती है। अर्थात स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो यह राजयोग उसके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहता है। धन की दृष्टि से देखा जाए तो अच्छू अपार धन की प्राप्ति उसको, उस जातक को, उस राजयोग की जब दशा अंतरदशा चलेगी तो जातक को बहुत अधिक अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब जिस भाव में वह राजयोग बन रहा है उस भाव से तो उसको बहुत अधिक अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। यदि यह राजयोग धन भाव में प्राप्त होता है तो वह जातक धनवान अपने जीवन में बनेगा और बुद्धिमान बहुत अधिक होगा, क्योंकि गुरु की युति हो गई है तो गुरु ज्ञान का कारक है, तो वह जातक को बुद्धिमान तो अवश्य ही बनाएगा। वह डिसीजन लेने की पावर उसकी होगी, वह बहुत अधिक अच्छी होगी, ताकि जिसके कारण वह जीवन में बहुत अधिक सफल होगा। कला के क्षेत्र में भी वह अच्छे अपने जीवन में कार्य करेगा। अपने कार्यों में वह निपुण अवश्य होगा। जिस भी कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ होगा तो वह उस कार्य क्षेत्र में महारत हासिल होगा। इस राजयोग के कारण परिवार का नाम रोशन करने वाला वह जातक होगा। समाज में मान सम्मान उसे अवश्य प्राप्त होगा इस राजयोग के कारण। तो कब यह राजयोग बनता है? यदि चंद्रमा और गुरु की युति होती है कहीं पर भी, 6, 8, 12 घर को छोड़कर कहीं पर भी यदि यह युति होती है तो यह राजयोग बनता है। केंद्र में यदि युति हो रही है तो 100% लाभ प्राप्त होगा। यदि सेकंड हाउस, थर्ड हाउस और 9th हाउस और 11th हाउस में हो रही तो थोड़े से राजयोग के फलों में कमी आएगी, लेकिन उसे जातक को अच्छा फल तो प्राप्त होगा। इसके अलावा दृष्टि संबंध भी हो रहा है, अर्थात दोनों ग्रह एक दूसरे को देख रहे हैं तो भी यह राजयोग का निर्माण होता है। अब कौन कौन सी टर्म कंडीशन होती है देख लिया हमने कि यह राजयोग हमारी कुंडली में बन गया है। अब मैं टर्म कंडीशन अब आपको बता देती हूँ, उसके बाद एक एग्जांपल देकर आपको समझाऊंगी पूरा, तो आप कंटिन्यू रहिए। तो सबसे पहले वह योग कारक ग्रह होना चाहिए। अब योग कारक मारक कैसे होते हैं, आप मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिए। यदि आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो मेरे बेसिक्स के वीडियो जरूर देखिए, ताकि आपको यह जो मैं लिख रही हूँ योग कारक का मतलब समझ में आएगा। मित्र राशि में वह होना चाहिए। अब चंद्रमा की किससे मित्रता है, किससे शत्रुता है, गुरु की किससे मित्रता है, शत्रुता है, वह भी आप मेरा पिछला वीडियो देखिए। अब हर चीज में यहाँ पर यदि क्लियर करूंगी तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। वैसे तो चंद्रमा, गुरु, सूर्य, मंगल, इनकी इससे मित्रता है, गुरु की भी उनसे मित्रता है। तो यदि उन राशियों में रहे, शुक्र, शनि की राशियां जो होती है उनमें यदि यह युति नहीं हो तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट जातक को मिलेगा। चंद्रमा की बुध से शत्रुता है तो बुध की जो जो राशियां होती है उसमें भी यह युति हो रही है तो भी जातक को कम फलों की प्राप्ति होगी। थर्ड पॉइंट है कि पावरफुल ग्रह होना चाहिए, यानी कि दोनों ग्रहों की पावर अच्छी होनी चाहिए। पावर का मतलब उनकी डिग्री वाइज हमें देखना है। 1 डिग्री 2 डिग्री का हो गया ग्रह, 28 या 29 डिग्री का हो गया तो वह निर्बल अवस्था में हो जाता है। तो मतलब राजयोग होना ना होना के बराबर है, यानी कि उसमें पावर ही नहीं है कि आपको अच्छा फल दे। उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? उपायों के माध्यम से हम राजयोग को एक्टिव कर सकते हैं। कोई सा भी ग्रह यदि निर्बल हो तो उपाय के माध्यम से हम एक्टिव कर सकते हैं। अब नीच का नहीं होना चाहिए। नीच का मतलब है पर्टिकुलर कोई भी ग्रह उच्च और नीच होता है पर्टिकुलर राशि में। तो चंद्रमा 8 नंबर राशि अर्थात वृश्चिक राशि में नहीं स्थित होना चाहिए, और गुरु जो है 10 नंबर अर्थात मकर राशि में स्थित नहीं होना चाहिए। कहीं पर भी यदि 10 नंबर लिखा है वहां पर चंद्र और गुरु की युति हो गई है तो भी यह राजयोग नहीं बनेगा।
इसी प्रकार से कहीं पर भी 8 नंबर लिखा है, चंद्र और गुरु की युति हो गई है, तो भी यह राजयोग नहीं बनेगा। यानी कि दोनों में से कोई सा भी ग्रह नीच का नहीं होना चाहिए। सूर्य से अस्त भी नहीं होना चाहिए। सूर्य से अस्त का मतलब है कि चंद्र और गुरु की युति तो हो गई है, सूर्य भी वहां पर आकर स्थित होकर किसी भी ग्रह को यदि अस्त कर देता है तो भी यह राजयोग हमारे जीवन में नहीं प्राप्त होगा, उसके फलों की प्राप्ति नहीं होगी। उस अवस्था में उपाय करना आवश्यक है। पापी ग्रहों से दृष्ट भी नहीं होना चाहिए। यानी कि जो कुंडली है उसमें कोई भी पापी ग्रह, जैसे शनि, राहु, केतु, मंगल को हम पापी ग्रह कहते हैं। यदि इसके अलावा मंगल यदि योग कारक है तो वह पापी ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता है। शनि भी योग कारक हो गया तो पापी ग्रहों की श्रेणी में नहीं आएगा। इसके विपरीत राहु और केतु के साथ हमें देखना है कि वह जातक को अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। यदि चंद्रमा की राहु से युति हो गई तो वैसे ही ग्रहण दोष बन जाएगा, और गुरु की राहु से युति हो गई तो वैसे ही चांडाल दोष बन जाएगा। तो इस राजयोग का होना ना होना के बराबर है। इसी प्रकार से दृष्टि भी नहीं होनी चाहिए। कोई भी नेगेटिव ग्रह यदि चंद्रमा और गुरु पर दृष्टि डाल रहा है तो वह फलों की कमी करेगा। अब नवांश में भी वह ग्रह अच्छा होना चाहिए। नवांश क्या होता है? हमारी सूक्ष्म कुंडली होती है। नवांश में भी आप एक बार जाकर देख लीजिए कि चंद्रमा और गुरु की स्थिति क्या है। केंद्र में स्थित है तो अच्छा है, मित्र राशि में स्थित है तो अच्छा है, सूर्य से अस्त नहीं होने चाहिए, वहां पर भी नीच के नहीं होने चाहिए, 6, 8, 12 घर में वह स्थित नहीं होने चाहिए। ऐसे टर्म कंडीशन आप देख लीजिए। अब आपने सारी स्थिति देख ली है। सपोज करिए वह चंद्रमा और गुरु लग्न नहीं है, अन्य कोई लग्न है हमारी कुंडली में, जैसे ये हमने एक मीन लग्न की कुंडली ली है, तब इसमें तो वैसे गुरु हो गया लग्न का स्वामी। लेकिन यदि हम मेष लग्न की कुंडली बनाएंगे तो यहाँ फर्स्ट नंबर लिखा रहेगा। तो उस अवस्था में लग्न का स्वामी कौन हो गया? मंगल। तो मंगल की स्थिति को भी देखना जरूरी है। मंगल भी बली होना चाहिए, अर्थात लग्न का स्वामी भी अच्छा होगा, तभी राजयोग के फलों की प्राप्ति शुभ होगी आपके जीवन में। ये टर्म कंडीशन अप्लाई करना जरूरी है, तभी आपके राजयोग के फलों में आपको अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाने का प्रयास करती हूँ। जैसे हमने मीन लग्न की कुंडली बनाई है, हमारे 12 लग्न होते हैं। तो सपोज करिए अब इसमें योग कारक होना चाहिए। योग कारक मतलब अब आप देखिए चंद्रमा को यहाँ 5th हाउस मिला है, गुरु स्वयं लग्न का स्वामी है, तो योग कारक हो गया। फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो गई। अब मित्र राशि में स्थित हो, यानी कि गुरु और चंद्रमा की युति यदि यहाँ पर हो गई 10th हाउस में, तो मित्र राशि भी हो गई, चंद्रमा की मित्रता है, गुरु की स्वयं राशि होगी, तो इस राजयोग का 100% लाभ जातक को प्राप्त होगा। पावरफुल का मैंने बता ही दिया, दोनों की बली होना आवश्यक है, अर्थात डिग्री वाइज आप देख लीजिए। अब नीच के नहीं होने चाहिए। नीच का मतलब है यही लग्न कुंडली है, यहां पर राजयोग बन रहा है, लेकिन गुरु और चंद्रमा यदि यहां पर स्थित हो गए तो आप देख सकते हैं चंद्रमा 8 नंबर लिखा है यहाँ, तो नीच का हो गया है, तो यह राजयोग कैंसिल हो जाएगा, यह राजयोग नहीं बनेगा। इसी प्रकार से गुरु और चंद्रमा यदि यहां पर स्थित हो गया तो गुरु इस अवस्था में नीच का हो गया, तो यह राजयोग नहीं बनेगा। इस तरीके से ये 4th पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया। सूर्य से अस्त नहीं हो, यहां पर सूर्य की युति हो गई तो वैसे ही अमावस्या दोष बन गया चंद्र और सूर्य की युति से, और यदि अस्त कर दिया तो भी राजयोग नहीं बनेगा। पापी ग्रहों से दृष्ट मैंने बता ही दिया, जैसे कोई शनि की जैसे इस कुंडली में शनि नेगेटिव है, शनि की दृष्टि ही, शनि सपोज करिए यहाँ पर स्थित है और गुरु चंद्रमा की युति यहाँ पर हो रही है, शनि की 7वीं दृष्टि यदि यहाँ पर पड़ रही है तो भी इस राजयोग के फलों में कमी आएगी। इस तरीके से देख सकते हैं। अब लग्न का स्वयं लग्नेशी गुरु है तो लग्न का स्वामी अच्छा होना चाहिए। हमने देख लिया है, पूरा प्रिडिक्शन कर लिया कि हाँ राजयोग बन रहा है, कहीं फलों में कमी आ रही, तो उस अवस्था में उपाय क्या करने चाहिए। सबसे पहला उपाय है रत्न के माध्यम से हम किसी भी ग्रह को हम अच्छा कर सकते हैं। अब रत्न चंद्रमा के लिए मोती रत्न होता है, गुरु के लिए पुखराज रत्न होता है। पूरी कुंडली एनालिसिस करके हम देख सकते हैं कि रत्न धारण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो मोती पुखराज धारण करके आप ग्रह को एक्टिव कर सकते हैं। यदि वह पावरफुल नहीं है, सूर्य से अस्त हो चुका है, तो हम रत्न के माध्यम से ग्रह को एक्टिव करके राजयोग के फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। और सेकंड उपाय है रुद्राक्ष के माध्यम से भी हम ग्रह को एक्टिव कर सकते हैं। अब चंद्रमा के लिए 2 मुख्य रुद्राक्ष होता है, गुरु के लिए
5 मुखी रुद्राक्ष होता है तो वह भी धारण करके आप इन ग्रहों को एक्टिव कर सकते हैं, और मंत्र जाप से तो 100% ग्रह को एक्टिव किया जा सकता है। तो इस तरीके से उपायों के माध्यम से हम किसी भी राजयोग का फल हमारे जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल वे में मैंने प्रयास करा है आपको समझाने का। इतना सिंपल वे में आप YouTube पे देखिए, कहीं पर भी आपको समझाने का प्रयास नहीं करेंगे। बल्कि मैं कितने वीडियो देखती हूँ, मतलब कि लोग भाई इतना गलत ज्ञान देते हैं, मुझे अफसोस होता है इस चीज का। अभी गुरु ग्रह का मतलब राशि परिवर्तन हो रहा है, हम जानते हैं कि गुरु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। तो उस अवस्था में आपको गुरु का दान नहीं करना है जब तक कि गुरु आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह है। अब यही मीन लग्न की कुंडली आप देख लीजिए, इसमें गुरु स्वयं लग्नेश के स्वामी है, 10th हाउस के मालिक भी हैं। अब आप किसी की वीडियो देखकर आप सोचेंगे गुरु का मैं दान करूं, पीली वस्तुओं का दान करना प्रारंभ कर देंगे कि हाँ मुझे गुरु से अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन गलत है। वह गुरु का दान आपको कभी भी नहीं करना है, भले ही वे नीच राशि में स्थित हो, 6 8 12 में स्थित हो। कभी भी जो कुंडली में एक्चुअल में योग कारक ग्रह है उनका दान नहीं किया जाता है। इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि गलत आपने कोई कार्य करा तो उसका नेगेटिव इफेक्ट तो आपको जीवन में जरूर मिलेगा, प्लस आपके जो अच्छे ग्रह हैं वह भी आपको नेगेटिव रिजल्ट देने लग जाएंगे। तो खुद ही आप अपने मतलब हम कह सकते हैं कि पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला जैसा सीन हो जाता है कि आप खुद ही जानबूझकर अपने जीवन में गलत कार्य कर रहे हैं और गलत परिणाम प्राप्त कर रहे हैं। फिर आप एस्ट्रोलॉजी को कोसते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में गलत उपाय बताए जाते हैं। इसलिए आपसे एक निवेदन है कि आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर का सहारा लेकर ही अपने जीवन में आगे बढ़े। जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं, हाँ आपके जीवन पे वह बहुत बड़ा डिसीजन है, जैसे कि शादी का, करियर का, पार्टनरशिप का या फिर कोई बिजनेस का, तो मेरी राय है कि आप जरूर एस्ट्रोलॉजी का सहारा लीजिए। क्योंकि पिछला मेरे 1-2 दिन पहले एक कुंडली आई थी, उन्होंने बहुत गलत डिसीजन ले लिया था अपनी कुंडली के अनुसार, वह बिल्कुल नेगेटिव था। उन्होंने पार्टनरशिप का बिजनेस कर लिया, जो क्योंकि कुंडली उनकी नेगेटिव बोल रही थी, पार्टनर उनके अच्छा नहीं, मतलब पार्टनरशिप का बिजनेस उनके लिए अच्छा नहीं था क्योंकि बुध नीच राशि में स्थित था। वैसे उनकी कुंडली अच्छी थी, जो कार्य वे कर रहे थे वह बहुत अच्छी थी, लेकिन एक गलत डिसीजन के कारण उन्होंने बहुत अधिक वह ऋण के शिकार हो गए, फिर वह मेरे पास आए। तो इससे अच्छा है कि आप पहले से यदि जीवन में कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं जो आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है, तो आप कुंडली एनालिसिस करके जरूर आगे वाला डिसीजन लेके यह कार्य मेरे लिए अच्छा है कि नहीं। क्योंकि कुंडली के माध्यम से सब कुछ पता किया जा सकता है कि कौन से क्षेत्र में आपको करियर का चुनाव करना चाहिए, किस क्षेत्र में आपको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, और मैरिज लाइफ के लिए मैच मेकिंग कुंडली अवश्य बनवाइए। और संतान पक्ष से आपको कोई परेशानी है तो भी हम कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है वह भी कारण हम जान सकते हैं, उसका निवारण जान सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक जरूर करें, दूसरों के साथ शेयर अवश्य करें दोस्तों। और कोई भी सुझाव हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो भी आप कमेंट्स करें, कोई सुझाव देना हो तो भी कमेंट्स करें, और आपके जीवन में कोई भी समस्या हो तो भी आप कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बताएं ताकि उसे सॉल्व करने का मैं पूरा प्रयास कर सकूं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।